हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अगर हम लोग बात करें जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, बहुत ही ख़ास है और ख़ास कहे तो ये जो आप प्रैक्टिस जो सेट देख रहे हैं, इसका जितना भी संदर्भ हम लोग देखेंगे, जो भी प्रश्न देखेंगे, अधिकतर प्रश्न आपका NCERT और SCERT से लिया गया है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एक सेट जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं और लगभग बहुत सारे सेट हम आपसे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत VVI होगा। और इसमें प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी। अगर हम लोग देखें तो 6 से लेकर के 8th क्लास तक इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये सेट नंबर हमारा 2 हो जाता है। पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है ना। ऑप्शन आपके पास 4 हो जाएगा। 4 में आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर है, देव का सूर्य मंदिर हो जाता है, पटना का महावीर मंदिर और गया का विष्णु मंदिर है। इसका आंसर जो है आपका महाबोधि मंदिर हो जाएगा है ना। महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर इसका आंसर है, पहला महाबोधि मंदिर हो जाता है ना। देखिए नागर शैली की अगर बात करें तो नागर शैली, अगर हम लोग भारत में मंदिर शैली निर्माण की अगर बात करें तो देखिए दक्षिण में जितनी भी मंदिरों का निर्माण हुआ वह द्रविड़ शैली में होता है ना। और उत्तर भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ वह नागर शैली में हो जाता है। और इसके मध्य में यानी कि मध्य भारत में जो मूर्ति का जो निर्माण हुआ या कहें तो जितनी भी मंदिर की निर्माण हुआ उसमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं, है ना। बेसर शैली बोला जाता है। और यही प्रश्न कहा कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, तो महाबोधि मंदिर हो जाएगा। आंसर ए है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल हो जाता है हमारा, दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है कि कानून के द्वारा, है ना, कहता है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत जो है 1829 में होता है। 1829 में होता है, याद रखिए। और मंगल पांडे किस छावनी का युवा सिपाही हैं, मंगल पांडे। तीसरा नंबर सवाल, और ये आपका बैरकपुर छावनी के हो जाते हैं, बैरकपुर छावनी की ये युवा सिपाही हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, चौथा, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक जो है यहाँ के राजा, यहाँ के सम्राट होते थे। अगला सवाल कहता है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। 5 नंबर सवाल है, कहता है कि यूनानी शासक कौन हो जाएगा, और बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है मिनांडर, है ना। याद रखिएगा आप सभी, जिसका नाम है मिनांडर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय में सिर्फ सेट ही प्रैक्टिस करना चाहिए। 6 घंटा 8 घंटा जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस जो सेट है उसको कवर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवाइज है उस पर टाइम दीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, छठा नंबर जो सवाल है, छठा नंबर सवाल, छठा कहता है कि राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता है। छठा नंबर सवाल, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा लेता था, कितना कर लगाता था, कितना टैक्स था, तो 1/6 यानी कि छठा भाग ये कर के रूप में लिया करता था। अगला सवाल कहता है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। 7 नंबर सवाल है, चावल का कहता है कि प्राचीन प्रमाण बताइए कहाँ से मिला है। तो प्राचीनतम जो प्रमाण है यह कोल्डिहवा से है। कोल्डिहवा कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका प्रमाण मिला है ना। यह आपका जो प्रमाण है कोल्डिहवा हो जाता है, जहाँ से सर्वप्रथम चावल का प्रमाण मिलता है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कहता है कि चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर में हम लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 हो जाएगा। ये कहता है कि 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे ये। दूसरा कहता है कि इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया।
इसीलिए कथन सही उत्तर की बात करें तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर है। 9 कहता है ना, 9 कहता है कि गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। और कौन सा जनजाति कहता है, याद रखिए गोंड जनजाति, बहुत भी आई है। कहते हैं यहाँ पे कि गोंड जनजाति के संदर्भ में सही कथन जो है ये बताइए। कहता है कि अकबर के शासनकाल में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, है ना। अकबर के शासनकाल में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, ये बात सही है। और बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ, ये भी बात सही है। और गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, ये भी सही है। मतलब उपर्युक्त में से सभी कथन क्या है, सही हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। चलिए ये हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, चोल काल में उरैयूर प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था। 10 नंबर सवाल है। कहता है कि उरैयूर जो है प्रसिद्ध है किस समय में, तो चोल काल में। उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। चोल की एक विशेषता है, स्थानीय स्वशासन के लिए भी बहुत विशेष है। स्थानीय जो स्वशासन है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, यही पूछता है कि चोल काल में उरैयूर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए ये जो साइट है बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जब्त से तात्पर्य क्या है। जब्त से 11 क्या हो जाएगा, जब्त से तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग चारों ऑप्शन को ये करेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। आप लोग ज़रूर इस बार देखिएगा, इसका आंसर हम बोलते चले जाते हैं, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था हो जाएगा, जब्त से तात्पर्य है इसका। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर सवाल है। 12 कहता है कि चोल शासक राजराज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 12 नंबर सवाल है। 12 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार और देखिए आप लोग, 12 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। 12 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ये ठीक है, राजा प्रथम को माना जाता है ना। यह वर्ष 885 में राजा के पद पर आसीन हुई, ये गलत है ना। तीसरा, इसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया, ये सही है। और कहता है कि कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाता है ना। 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसमें हम लोग को मिलान करना है ना। 13 नंबर जो सवाल है, 13 कहता है कि मिलान करिए, तो 13 का देखिए 1 का हमारा 4 हो जाएगा, है ना। गिल्वाम द लिस्ले का मानचित्र जो है 1720 में बना, इसको ऐसे कर दीजिए, 1 का 4 हो जाएगा। और बी का देखिए बर्नी का पहला वृत्तांत जो है ये आपका 2 का 3 हो जाएगा, है ना। और अल इदरिसी का जो मानचित्र है सी का आपका 2 हो जाएगा। और बच्चा 1 अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार करें तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 14 नंबर सवाल कहता है कि रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों सारा चीज़ें हो जाएगा, या तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों में आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, रेशम मार्ग के संदर्भ में कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर का चयन करके बताइए कौन सा सही है। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे, ये बात सही है। और जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि हमारे भारत के साथ अगर प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो भारत के साथ डायरेक्ट यूनान का संपर्क था, है ना। यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। और
जो हम लोग भारत अफ़गानिस्तान होते हुए अरब यूनान तक जो हम लोग देखते हैं, इसी मार्ग को हम लोग रेशा मार्ग कहते हैं। इसी मार्ग को हम लोग रेशा मार्ग कहते हैं। और इसी रेशा मार्ग पे कुषाणों का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, है ना, कुषाणों का नियंत्रण था। और यही सवाल कहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 15 कहता है कि संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे, है ना। 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे 15 में आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है ना। संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? तो देखिए, व्यापारी थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, दास थे और गणिका थे। और कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। संघ में प्रवेश लेने वाले ये सारे के सारे लोग शामिल थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कौन शामिल नहीं हो सकते थे? जैसे चोर हो गए, डकैत हो गए, दास हो गए, है ना, राजा का ऋणी है, वो नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? 16 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाता है कार्य, भाषा, निवास स्थान, परिवार, समुदाय या सांस्कृतिक उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर क्या है? डी हो जाता है। जैसे वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर सही में देखा जाए तो कार्य भी हो जाएगा, भाषा भी हो जाएगा, निवास स्थान के आधार पे भी होगा, परिवार और समुदाय के आधार पे भी हो जाता है, और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी इसका आकलन किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 का आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17 नंबर। अभी के समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करिए, सेट का प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास जो टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जो प्रैक्टिस आप करेंगे सेट का, यही है आपका स्कोर बढ़ाएगा। हो सकता है बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो, आपने रिवाइज़ किया, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ा, लेकिन अब ज़रूरी है कि कम से कम जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। 5 से 6 घंटा करिए, 4 से 5 घंटा करिए, जितनी कैपेसिटी आपकी बनती है ना, उतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल है। कहता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है उसी के बारे में कहता है कि एक संदर्भ है, इसके बारे में कथन जो है यह विचार कीजिए और बताइए कि दोनों में कौन सा सही है ना। तो 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, स्नानागार के चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ये सही है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताब पढ़ा होगा, छोड़िए एनसीईआरटी की किताब, एससीईआरटी की किताब भी अगर पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे ये सारे जो फैक्ट जो दिए गए हैं ये आपसे बनेगा। और हमने ये सारा चीज़ें पढ़ाया है। हमने ऑफलाइन में सारे जो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उन सारे बच्चों को हम लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ाया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली है और आराम से और अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। 80 में आराम से 70-72 नंबर आप ला सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें पढ़ा है, 2-4 बार रिवाइज किया है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर 17 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 17 का अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्नानागार में ये एक मिनट 17 का हम लोग देखेंगे तो 17 का देखिए, कहता है यहाँ पे स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, और कहता है कि स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, है ना। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 18 नंबर। चलिए 18 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 18 यहाँ पे कहता है 18 नंबर की मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है और यह संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया, है ना। अगला सवाल कहता है इसी पॉइंट है कि गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था, है ना। 18 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये सही, अगर कुट की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाता है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना।
ये भी आपको SCERT की किताबों में दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 19 देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है ना। 19 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो 19 नंबर हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाता है इसका। 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। और यही कहता है कि पूरा प्रस्थल कौन सा है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है ना। भीमबेटका हो जाएगा, कुरनूल गुफाएं हो जाता है और होशंगा हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसका आंसर क्या है, सी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे नीचे दिए गए जो कथन है जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जैसे दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से क्या है, बटा हुआ है ना। ये आपका 20 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल 21 कहता है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। 21 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है ना। और इसमें देखिए 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन के जो अग्रणी नेता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाते हैं। अगला सवाल जो 22 नंबर है, कहता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 22 नंबर सवाल। तो 22 में देखिए ये चांदी, यानी कि अधिकतर जो हम लोग देखेंगे तो बहुत कीमती चीज़ें वो भारत में रख करके उसके बदले में ये लोग सूती कपड़े और रेशमी वस्त्र जो है वो लेकर के जाते थे। अगला सवाल है कि 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। 23 नंबर सवाल क्या हो जाता है, 23 नंबर सवाल बताइए। कहता 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना। ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। कहते हैं कि नील की कटाई के बाद वहाँ पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है यहाँ पे कि नील की कटाई के बाद वहाँ पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी, बंजर हो जाती थी ज़मीन। और ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, धान। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल 25 कहता है कि 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना। 25 नंबर जो सवाल आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। और इसका आंसर क्या है, अवध हो जाएगा, है ना, अवध हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 26 नंबर सवाल की तरफ। 26 कहता है यहाँ पे, 26 कहता है कि प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का क्या नाम था। यही पूछता है 26 नंबर सवाल। क्या हो जाता है, मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मीर जाफर। अगला सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। 27 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो जेम्स रेनेल हो जाते हैं। आंसर डी हो जाएगा, 27 का क्या है, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है ना। क्या कहता है, मेरुदंड किसका, तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है। 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए इस्पात को कहा जाता है।
है ना। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, इस्पात को कहा जाता है। अगला कहता है कि निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 29 नंबर सवाल, कितने वर्गों में, तो 2 वर्ग हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 30 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर सवाल, प्राकृतिक गैस है किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जैसलमेर हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो जाएगा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र भी हो जाते हैं, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है 31 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो 31 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 31 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि धात्विक खनिज आग्नेय कायांतरिक शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। दूसरा कहता है पॉइंट कि उत्तरी स्वीडन में तांबा, ओटेरियो में कनाडा में लोहा, दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा कहता है यहाँ पर कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधीय स्तर से पाए जाते हैं, है ना। और चौथा कहता है कि फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चुना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैगजीन निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाता है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 आंसर हो जाता है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल है। 32 कहता है कि भूमि संरक्षण के लिए, है ना, भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं, है ना। 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा वन रोपण, ये सही है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, ये भी सही हो जाता है। अतिचारण पर रोक, ये भी सही हो जाता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, डी आंसर है। और भूमि संरक्षण के लिए यही उपयुक्त कारण हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल है हमारा। चलिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है कि सहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। 33 नंबर सवाल, 33 देखेंगे, कहता है कि शाहतूत नामक जो ऊन है किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह जो प्राप्त चीरू से किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा, चीरू। 34 नंबर सवाल है, कहता है कि अखबारी कागज बनाने, माचिस और पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 34 नंबर सवाल। और ये जो वन है, टैगा वन में ये सारी लकड़ियाँ पाया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 35। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। 35 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि कौन सा बल है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। तो अंतर्जनित बल हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार प्रश्न ये है, पूछा गया है आपसे। यह जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है और यह 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलें। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा। तो ये आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि भारत के शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। ये देखिए अंटार्कटिका हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल क्या कहता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का जो पर्व है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 40 कहता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और यह जो सवाल है बीपीएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है ना। 40 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे
और यह हो जाएगा शुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है ना, मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 41 नंबर हो जाएगा हमारा। 41 कहता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 15 करोड़ किलोमीटर होता है। पृथ्वी जो है सूर्य से जो दूरी हो जाएगा अगर पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है 42 नंबर की सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास, है ना, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और सूर्य भी एक तारा है। और कहता है कि कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। 42 नंबर सवाल कहता है सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो सत्य कथन उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी के सभी हो जाते हैं। अगला सवाल है कहता है कि एशिया के पूरब में क्या है ना। 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 43 का क्या हो जाएगा, एशिया के पूरब में क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र, है ना, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है। कौन सा, तो भद्रावती, है ना। और भद्रावती कहाँ पे है, तो कर्नाटक में हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र क्या हो जाता है। 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो है ये लांबा हो जाएगा। और कहता है रेड डाटा बुक क्या हो जाता है। रेड डाटा बुक की अगर बात करें 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर सवाल देखिए विलुप्त तो हो रही प्रजातियों की सूची को ही हम लोग रेड डाटा में कलेक्ट करते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो भू राजस्व विभाग में यह जो आंकड़े है भूमि संबंधी जो उपयोग संबंधी जो आप इसमें आंकड़े देखेंगे यह भू राजस्व विभाग में है ना। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े आप जाएंगे तो भू राजस्व विभाग में मिलेगा। साइलेंट वैली स्थित है, जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यह जो प्रश्न है साइलेंट वैली 48 नंबर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और यह पश्चिमी घाट में है ना। साइलेंट वैली जो है 48 नंबर सवाल देखिएगा, इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 49 नंबर सवाल। कहता है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है क्या। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखिए क्या हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है क्या, वृक्षों का तेजी से कटाव। हाँ ये भी सही है। भवनों का निर्माण ये भी सही है। आधारभूत संरचना का निर्माण ये भी सही है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि वायुमंडल की सबसे कम मोटाई वाली परत कौन हो जाती है। बहुत VVI है आपके लिए, बहुत VVI कौन हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाता है ना। और कहता है क्रोड क्या है, क्रोड 51 नंबर सवाल, क्रोड क्या है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत हो जाती है। कर्क रेखा यहाँ पे कहता है कर्क रेखा है, क्या हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, तो 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जब दक्षिणी जाएंगे तो क्या होगा, मकर रेखा हो जाएगा, है ना, मकर रेखा हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 53 नंबर सवाल है। 53 कहता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है ना। 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो सूर्य को हम लोग सौर परिवार का मुखिया कहते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए कहता है दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। कथन दूसरा हो जाता है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य और 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाता है, एक और दो, दोनों सही है ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर सवाल। कहता है यहाँ पर 55 नंबर देखेंगे, कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 55 नंबर सवाल है ना। और यहाँ पे कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है
जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। दूसरा देखिए, कहता है कि ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। और कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन पूंजीपतियों द्वारा दिया जाता है, यह गलत है। बाकी ये तीनों का तीनों क्या है, सही हो जाता है। कहता है कि कथनों, कौन सा कथन जो है गलत है, तो गलत क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाता है, बाकी क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 56 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 56 कहता है कि जन सुविधा है ना, जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो उपलब्ध कराती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिसका चर्चा कुछ ही लोग उठा सकते हैं। संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य की है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करता है। और इसमें कहता है कि कौन सा कथन है बताइए जो गलत है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल कहता है कि भारत में कानून निर्माण, कौन सा, तो कानून निर्माण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, और संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही मांग के प्रति संवेदनशील होती है। 57 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 57 नंबर सवाल देखेंगे तो कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है, और विधेयक को कानून बनाने के लिए सिर्फ दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, राष्ट्रपति की नहीं, है ना। और इसमें से कथन असत्य क्या हो जाता है, तो असत्य आपको दिखेगी गया होगा, चौथा नंबर हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर क्या है कि किसी भी कानून को अगर आप मंजूरी देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर कानून का रूप धारण नहीं करेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 58 नंबर सवाल हो जाता है हम लोग का। 58 नंबर सवाल कहता है कथन में कि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। दूसरा कथन जो है, लोकतंत्र में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग का रोका नहीं जा सकता। 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 58 का देखेंगे कथन एक जो है ये सही है ना। कथन क्या है, एक सही हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 59 का हम लोग देखेंगे। चलिए 59 नंबर सवाल कहता है कथन ए में केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू करती है, और कारण जो है आर कहता है कि संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। तो 59 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर का सवाल जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। डोंगरिया कुंड जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, 60 नंबर। तो डोंगरिया कुंड जनजाति जो है उड़ीसा में कालाहांडी में पाया जाता है ना। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, 61 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 61 का, तो देखिए ये हो जाता है बी, नई दिल्ली, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर हम लोग देखेंगे। 62 कहता है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 62 नंबर सवाल क्या है, तो 62 में ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा, तो देखिए यह ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती थी, है ना। इसका भारतीयों ने समर्थन किया। कहता 10 मार्च 1919 को लागू हुआ और इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। कहता कि सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। कौन सा, तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कहता है। 62 नंबर सवाल हो जाएगा। और 62 कहता है कि सही कथन का प्रयोग करिए, तो क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाता है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को कभी भी भारत के लोगों ने समर्थन नहीं किया।
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हो जाता है 63 नंबर, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 63 देखिए, कहता है कि सूची 1 और 2 है, सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए संकेतों से सही का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा 63 नंबर सवाल जो है, इसका आंसर देखेंगे उसमें। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका आंसर जो है देख लीजिएगा डी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 64 नंबर सवाल। 64 कहता है कि भारतीय संसद में शामिल है, कौन कौन भारतीय संसद में शामिल है। 64 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, बस इतना ही मिलने के बाद यह संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कहता है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का राज्य बना, कब बना। 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 2 जून 2014 को, है ना। क्या हो जाएगा 65 का ये आंसर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 66 नंबर सवाल है। 66 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, यह अधिकार समाहित है। 66 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो मूल अधिकार में है, फंडामेंटल राइट्स में। 67 कहता है कि भारत में संसदीय शासन पद्धति को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 67 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है, जनप्रतिनिधि चयन का अधिकार है ना, और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये नहीं हो पाएगा, है ना। सही विकल्प का चयन देखेंगे तो 1, 2 और 3 हो जाता है। आंसर क्या है, 1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 68 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं। 68 नंबर सवाल, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। 69 नंबर सवाल जो है, 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 69 नंबर सवाल का क्या है, ए आंसर हो जाएगा, है ना, एक आंसर हो जाता है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे 1 और 2 सही होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे बढ़ाया जाए। चलिए 70 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे 70 के निम्नलिखित में से कौन बाजार का प्रारूप नहीं है। 70 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर डी है, उत्पादक एवं उपभोक्ता हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग 71 देखेंगे। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, आर कहता है। आंसर क्या हो जाएगा 71 का, तो 71 का आंसर ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 72 नंबर सवाल। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे आपसे। कथन कारण, ये कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित होता है। कथन ये कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है और सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है ना। 72 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है और जो आर है एक ही सही व्याख्या करता है। कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 74 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 74 नंबर का देखेंगे, भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके ज़रूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं। कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और खेती करने वाले परिवारों में प्रचंड बेरोजगारी सर्वाधिक है और भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का अगर आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा, है ना। क्या, तो सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य नहीं है और वो आंसर हो जाता है ये, बाकी सारा का सारा क्या है, सत्य हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 75 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में 75 नंबर सवाल आप लोग देखिए,
75 कहता है दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन कहता है कि गलत है, असत्य है, बताइए, है ना। तो ये देखिए इसका आंसर डायरेक्ट अब देखते हैं डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 2007 में लोकतांत्रिक देश बना, है ना। 76 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 76 नंबर। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है, ठीक है। और 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो 76 का क्या हो जाएगा, देखिए 76 का आंसर बी हो जाता है। कथन ए और आर जो है दोनों सही तो है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 77 नंबर सवाल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 77। कहता है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 77 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कहता है कि यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है ना। और सदस्यों का नाम ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो, और एक पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकते हैं, और ग्राम सभा सदस्य बनने की अर्हता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है। और कहता है कि सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में क्या हो जाएगा, सही विकल्प में आपका आंसर ए हो जाता है, 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया, 78 नंबर सवाल। कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 79 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है ना। 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, आंसर बी हो जाता है। और हम लोग अंतिम सवाल देखेंगे, 80 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये अंतिम सवाल है, कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, कथन में कहता है ना। और कारण में देखिए, कारण कहता है कि भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक विविधता है। और कहता है कि कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प तो आपका ये हो ही जाएगा, भारत विविधताओं का देश है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। और विभिन्न भाषा, है ना, खान पान, रीति रिवाज, सांस्कृतिक विविधता है, तो दोनों सही हो जाता है। और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। तो चलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सारी जो मटेरियल है, आप लोग ये भी कह रहे थे कि कम से कम इसको कराया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम आ गया है। इसी समय में ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा इसका फ़ायदा दिखेगा, है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, और फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।